आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी मजबूत प्लानिंग होगी उतना आउटपुट अच्छा है। ठीक है, तो आप अपनी नींव को या अपनी प्लानिंग को मजबूत करें। अब बच्चा क्या करता, बुक भी कर रहा है, मॉड्यूल भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, 3 तरीके की बुक कर रहा है, तो बेटा बाकी के सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो स्मार्टली काम करो। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो फुल सिलेबस देखे अपने अपने माइनस पॉइंट पता लगाएंगे कि हमारे नंबर कम आ रहे तो उसका रीजन सिली मिस्टेक है, या हमें कुछ नहीं आता है, या पेपर छूट रहा है। हेलो मेरे प्यारे रावणों, सर नीट 2026 में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? क्या करें कि सर हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। बेटा सिर्फ ड्रॉप ले लेने से या सिर्फ जोशो जुनून में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने से सिलेक्शन नहीं होता। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग से आगे नहीं बढ़ते हैं। एक हमारा पूरा जो होता ना, एक तरीके से इंडेक्स जैसे होती ना बुक में, या यूं बोल दो पूरा मैप, पूरा साल भर का अगर हमारा मैपिंग प्रॉपर नहीं होती तो बेटा सिलेक्शन होने के चांस रिड्यूस हो। कि जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा होता है वो इन बातों का ध्यान रखे, वो अपनी पूरी प्लानिंग को प्रॉपर ढंग से तैयार। बेटा जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सब इसी तरीके से प्लानिंग से काम करते। एक जोरदार बात बताता हूँ, अब्राहम लिंकन जी थे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 6 या 7 घंटे दिए जाएंगे तो मैं उसमें से 4 से 5 घंटे तो अपनी कुल्हाड़ी की धार, तो अपनी जो कुल्हाड़ी है पेड़ काटने की, पेड़ काटा जाता उसकी धार तीखी करूंगा। पेड़ तो 1 या आधे घंटे में ही कट जाएगा, या 1 या 2 घंटे में ही कट जाएगा। का मतलब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी मजबूत प्लानिंग होगी उतना आउटपुट अच्छा है। ठीक है, तो आप अपनी नींव को या अपनी प्लानिंग को मजबूत करें। तो बेटा नीट 2026 के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ आप में से कितने बच्चे बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के, जोश के साथ कि इस बार तो करके दिखाऊंगा और स्टार्ट कर दिया। ईमानदारी से देखो बेटा, खुद से ईमानदार रहो। पूरी दुनिया में आप झूठ बोल दो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से कभी झूठ। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी लेकिन सोचा नहीं था कि कैसे काम करें, हमारे क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें रिजोल्यूशन प्रण लेना चाहिए कि हम ये काम, ये गलतियां कभी नहीं करेंगे और ये पॉजिटिव चीजें हम हमेशा करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा मेरी नजरों में 2 प्रकार के स्टूडेंट है अभी। ठीक है, मैं नीट जिन्होंने दिया उनको 2 कैटेगरी में बांट देता हूँ। एक वो लोग जिन्होंने सिलेबस बहुत ढंग से कंप्लीट किया था और वो सिलेक्शन के बड़े करीब आ गए थे, लेकिन कुछ नंबरों से रह गए और उनको गवर्नमेंट सीट के लिए ही प्रिपरेशन करना। तो क्या मैं बोल दूं, एक वो बच्चा जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट, मतलब ऐसा या तो उनको लगता है या वास्तव में उनका कंप्लीट है। अभी देखेंगे इसके 2 कैटेगरी बन जाए। और एक वो बच्चे जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो उन्होंने प्रिपरेशन की लेकिन ढंग से नहीं करी, वो कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, ढंग से नहीं कर पाए, कोई घर में ट्रेजेडी हो गई, या कोचिंग ज्वाइन करी वहां समझ नहीं आया, है ना, या हम पढ़ नहीं पाए, हमारी खुद की गलतियां रह गई, वॉट एवर जो भी कारण है, जीरो से स्टार्ट करें। या अभी जस्ट 11th पास करके 12th में आए और टैलेंटेड बच्चे और नीट देनी है और नीट ही टारगेट है। ठीक है, या 12th पास कर ली अभी तक नीट पे फोकस नहीं करा था और अब ड्रॉप करके नीट पे फोकस कर रहे हैं, जो भी कारण है पहली बार नीट देंगे। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। बेटा वो बच्चे क्या करते हैं, वापस से बेच खरीद के वापस से जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सारे वीडियो देखते हैं, है ना, जो आता है उसको भी देख रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम टाइम तो वेस्ट हो रहा है। बेटा वो आउटपुट नहीं निकाल रहे, बस उनका टाइम वेस्ट हुआ है। पता पड़ा बेसिक मैथ का भी पूरा वीडियो वापस देख रहे हैं, जबकि सब आता है, एलसीएम लेना, पावर सोल्व करना, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, सब सारे फॉर्मूलाज, एलजेब्रिक फॉर्मूलाज, एपी जीपी सब पता है, लेकिन फिर भी वीडियो देखे जा रहे नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो सर फिर तो, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो ये मान लेते हैं और बेटा कटी पतंग की तरह, मतलब कोई बैच ज्वाइन नहीं करके और बेटा उड़े जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, यूट्यूब से पढ़े जा रहे हैं। दोनों ही बातें गलत है सर। एक तरफ आप बैच ज्वाइन करने के लिए मना कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो नहीं। देखो आप एक सिस्टम जरूर फॉलो करें, फॉलो ए सिस्टम। सर क्यों? उससे देखो अगला जो टाइम टेबल बनाएगा उससे हम अपना रिवीजन करते जाएंगे।
जैसे अगले ने बोला कि भैया फलाने टेस्ट में ये टॉपिक आ रहे हैं, तो आपका एक प्लानिंग बन जाएगी कि यार ये टॉपिक मैं खुद से तैयार करूं। मैं वीडियो देखने की बात नहीं कर रहा हूं, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करो, कोई एक सिस्टम जिस पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो, एक्स वाई जेड जो भी कोचिंग, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन करने, उस सिस्टम को फॉलो करो, और वहां जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें जो सिलेबस आ रहा है वो आप साथ कंप्लीट करते जाओ, ताकि जब सिस्टम का सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका भी हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा ये कर सकते हो, वैसे तो मैं आगे आगे मत भागो ये सलाह देता हूं। ज्यादातर क्या जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो आगे आगे भागते हैं सिस्टम से, नहीं। फिर भी मैं आपको बोलता हूं, जब वहां पे बेसिक मैथ चल रही है, वो टॉपिक चल रहे हैं जो आपको पता है, बेसिक मैथ वेक्टर मतलब बहुत अच्छे से पता है, तो उस समय आप लास्ट वाला सिलेबस जो आपस में कोरिलेट नहीं है वो कर लो। तो बेटा जब बेसिक मैथ चल रही है, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मोल के एटॉमिक मास वो वगैरह निकालना सिखा रहे हैं, तब तक आप जो टाइम मिले, या बैच चालू होने में समय, तो वो जो महीना भर आपको मिल रहा है उसमें आप पीछे के जो लास्ट में सिलेबस होने वाला है उसको कर लो, उसके टेस्ट दे दो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसकी बुक सोल्व कर लो। जो बच्चा जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको बेटा अभी बुक या मॉड्यूल मतलब नई चीज करनी चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा चीज करनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नई नई हो, दिमाग सोचना चालू करे और नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आए उनको। ठीक है, तो एक सिस्टम को फॉलो करो, वीडियो मत देखो। अब इसमें कई बार बच्चे को जो नहीं आता वो नहीं आता है। हमारे सर थे वो बोलते थे कि जो होल है वो होल ही रह जाते हैं, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, यस, और आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बेटा आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, मेक ए लिस्ट, ठीक है, जिसमें आपके कौन से टॉपिक नहीं आते। बेटा चैप्टर जैसे 1 नहीं आता है तो क्रॉस लगा दो, तो बेटा वो लिस्ट बनाओ कौन से चैप्टर नहीं आते और कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आते, कौन से चैप्टर नहीं आते। या कोई कॉन्सेप्ट, चैप्टर तो आता है सर पर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आता है सर, सरफेस एनर्जी नहीं आती है, तो बेटा कॉन्सेप्ट और चैप्टर की लिस्ट बनाओ जो नहीं आते। फिर जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तब वो जो चैप्टर चले उसको ढंग से पढ़ो, और या फिर आपको जो शुरू में टाइम मिल रहा है उसमें आप वो चैप्टर कर लो या वो कॉन्सेप्ट के वीडियोस देख लो। तो बेटा आप अपनी प्लानिंग थोड़ी सी खुद से भी करो, कौन से चैप्टर और कॉन्सेप्ट वीक है उनको कंप्लीट करो, ये वीक चैप्टर और वीक कॉन्सेप्ट। तो आपको ज्यादा मेहनत इन एरियाज पे करनी है और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है और इनके टेस्ट देने, ठीक है। तो एक सिस्टम फॉलो करो और पैरेलल में फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो। बेटा डे 1 से ही मतलब पहले फर्स्ट मंथ से ही आप फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो, एटलीस्ट महीने के 2 टेस्ट दो, है ना, और ये काम दिसंबर तक करो, फिर जनवरी फरवरी मार्च में और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, 3-3 टेस्ट 4-4 टेस्ट 2 महीने, 5-5 टेस्ट दो। तो बेटा 2 से 3 टेस्ट पर मंथ दो, 2-3 टेस्ट दो। सर इससे क्या फायदा होगा बेटा, और टाइम लिमिट में वही 2 to 5, नीट का जो टाइम है बेटा, जो टाइम नीट का है वही 2 to 5 PM, ताकि बेटा हमारी प्रैक्टिस हो, उस समय हम नीट में थकावा महसूस ना करें, हमारे को नींद ना आए। पता पड़ा अभी तो टेस्ट सुबह कंफर्टेबल पोजीशन में दे रहे हो और उस समय 2 से 5 में नीट में सर नींद आ रही थी, सर हमारा माइंड ही काम नहीं कर रहा था, तो अपने माइंड को इस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव कर लो। तो बेटा जिन बच्चों का सिलेबस उनको लगता है कंप्लीट है वो फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, इससे पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा। और बेटा इसमें छांटो क्या नहीं आता, मिस्टेक्स पे काम करो, क्या नहीं आता और मिस्टेक्स पे काम करो, क्या नहीं आता ये छांटो, आता पता लगाओ। बेटा थोड़ा सा ये गिचपिच जरूर लगेगा, पता लगाओ। तो बेटा आपको फुल सिलेबस टेस्ट दे देके ये देखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हम सिलेक्शन के करीब है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। भैया हमारे अगर नंबर 650 नहीं आ रहे, 700 नहीं आ रहे, तो हमारी गलती क्या है। तो निकल के आएगा कुछ टॉपिक नहीं आते तो वो टॉपिक पढ़ो, है ना, अपने आप से वो यूट्यूब वगैरह पे जहां भी वीडियो अच्छे से अच्छा मिले वहां से पढ़ो, ठीक है। और बेटा सिली मिस्टेक पे काम करो, अगर गलत हो रहे हैं तो बेटा मार्क्स क्यों कट रहे हैं उसका पता लगाओ, मार्क्स क्यों कट रहे हैं बेटा, पेपर अटेम्प्ट करना सीखो, क्यों कट रहे हैं, पर वर्क करो, पर वर्क करो। ये बेटा नोट कर लेना सारी बातें। बेटा या तो तुम नोट करेक्ट ढंग से नहीं पढ़ते हो, चारों ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन सेलेक्ट करना नहीं आते जैसा इस बार नीट में हुआ,
बेटा पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, दोनों तरीकों से तैयार रहो। टफ आ जाए तो इजी छांट के करो, तो बेटा इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखो। सर कैसे? टाइम लिमिट में काम करो। देखो ये यहां लिखा मैंने, बेटा जब भी आप बुक करते हो, डीपीपी करते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम लिमिट में करो, ठीक है? डीपीपी, मॉड्यूल, बुक बुक मॉड्यूल जो भी करते हो टाइम लिमिट में। जैसे फिजिक्स में 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट लो। बेटा ये मैं बार बार बताता हूं पर बच्चों के समझ में नहीं आती है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन 45 मिनट में, बायोलॉजी में बेटा 90 क्वेश्चन 45 मिनट में। कम टाइम दो अपने आप को। नीट में 1 घंटा मिलेगा तो आप आधा घंटा ही दो या 45 मिनट ही दो, ताकि आधा घंटा तो नहीं, 40 टू 45 मिनट फिजिक्स। बायो में 30-40 मिनट में 90 क्वेश्चन करो। केमिस्ट्री में 40 मिनट में 45 क्वेश्चन करो। ये आदत डालो। वर्क ऑन योर मिस्टेक। तो बेटा जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है वो गलत फहमी ना पाले। आपका टेस्ट दो फुल सिलेबस। अगर आपके मार्क्स 500, 550, 600 तक ही आ रहे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, वो कमियां ढूंढो। या तो वो कमी आपके पढ़ाई में होगी कि कोई टॉपिक नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उसको नोट करो। तो आपको सिर्फ यही छांटना है तुम्हें क्या नहीं आता। और अगर टॉपिक में कभी नहीं आता सब है तो फिर मिस्टेक कर रहे हो आप। या तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, पेपर छूट गया। इसमें एक और चीज आएगी, है ना, मार्क्स क्यों घट रहे वो देखो। तो इसमें आएगा या तो पेपर छूट रहा है या सिली मिस्टेक हो रही है। तो या तो पेपर छूट गया, छूटता है तो पेपर अटेम्प्ट करना सीखो बेटा, पेपर छूटता है या सिली मिस्टेक, या सिली मिस्टेक। तो वर्क ऑन योर सिली मिस्टेक्स कि भैया हमें कैसे इंप्रूव करनी है। हाँ? और बेटा पेपर छूटता है तो रीजन क्या है? तो रीजन निकल के आएगा, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। नीट 2025 में मैक्सिमम बच्चों के पेपर छूटा है। क्यों? क्योंकि उलझे रह गए क्वेश्चनों में। तो पेपर छूटना सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? एनसीईआरटी के नीट रिलेवेंट क्वेश्चन करो। अब कई बच्चे एनसीईआरटी का मतलब अंट संट कुछ भी करना चालू कर देते हैं। बेटा एनसीईआरटी के दो हिस्से हैं, एक वो जिसमें अंट संट क्वेश्चन भी मिलेंगे बीच बीच में, तो नीट रिलेवेंट। इसके लिए बेटा आप अपने अपने टीचर से सलाह लो कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ये तो हो गया जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट जिनको लगता है उनका है। टेस्ट से पता चलेगा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। तो बेटा एक सिस्टम जरूर फॉलो करना। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जिनके पहली बार में नंबर नीट से 40-50 नंबर दूर थे, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करा, अपने हिसाब से काम करते रहे, तो उनका सिलेबस ही ढंग से टाइम पे नहीं हुआ। क्यों? उलझे रहे। क्योंकि खुद बेटा इतना ढंग से नहीं कर पाते हो। टीचर के साथ चलोगे तो सही रहेगा। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा कि वीडियो पूरे देखो, पर जो सिस्टम है कोचिंग का उसको फॉलो करो, उसके साथ सिलेबस कंप्लीट करो। वहां जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं वो दो, ताकि फुल सिलेबस में अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो आपकी एक तरीके से पूरे साल की प्रिपरेशन हो गई। और जो टॉपिक आपने नोट कर रखे, कौन से चैप्टर आपको नहीं आते पता है, जो छोड़ दिए थे आपने, या कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है, वो साथ में पढ़ो। तो सिस्टम के साथ वो पढ़ो, आगे आगे ना भागो। अगर आगे भागना है तो शुरू में जब बेसिक चल रहा है उस समय आप पीछे से लास्ट वाले चैप्टर कर लो, ताकि आपका सिलेबस जो फरवरी में सिस्टम खत्म करेगा आपका जनवरी में या दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करो आपका दिसंबर जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि लास्ट के 2-3 महीने आपका जो ड्रॉबैक्स है उन पे काम करने के लिए रहे और ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ठीक है? जितने टेस्ट देगा सिलेबस वाला कंप्लीट वाला बच्चा उतना फायदा रहेगा। अब आओ जिनको जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले तो देखो, दो टाइप के पेन होते हैं। एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन और एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन तो बेटा अगर आप आज डिसिप्लिन रहते हो, रेगुलर क्लास लेना, बहुत तकलीफ आएगी। रोज बेटा रेगुलर क्लास लेने में बच्चे को बहुत तकलीफ आती है, ठीक है? बहुत बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन ये तकलीफें झेलो। रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नोट्स के क्वेश्चन करना, डीपीपी करना, बुक या मॉड्यूल में से एक। तो बेटा ये तो कंपलसरी है, डीपीपी और नोट्स तो करने ही करने हैं, कंपलसरी है, 100% करने हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, और ये ऑप्शनल है। कुछ टॉपिक होते हैं जो वेटेज वाले होते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, उनका बुक या मॉड्यूल में से कोई एक चीज करो। जैसे आपने ट्राई करा, आपको लगा बुक में क्वेश्चन अच्छे दिए तो बुक कर लो, सर मॉड्यूल में क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो मॉड्यूल ट्राई कर लो। तो दोनों चीजों में से कोई एक। अब बच्चा क्या करता है, बुक भी कर रहा है, मॉड्यूल भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, 3 तरीके की बुक कर रहा है, तो बेटा बाकी के सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो स्मार्टली काम करो, स्मार्टली।
डिसीजन लो, स्मार्टली डिसाइड करो। स्मार्टली डिसीजन लो कि बुक करोगे या मॉड्यूल। क्वेश्चन पढ़ के देखो कौन सा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो जो ज्यादा वेटेज या ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले उनका ये, और टाइम लिमिट में करो जैसा अभी बताया था। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के 45 मिनट दो, केमिस्ट्री में भी 40 मिनट दो, और बायोलॉजी में 40 मिनट में पूरे 90 क्वेश्चन करो, या 30 मिनट में करो, ठीक। और स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटा पेन ऑफ डिसिप्लिन लोगे, अगर आज तकलीफें लेने को तैयार हो ये सारी, तो पूरी जिंदगी अच्छी निकलेगी। जो बच्चा आज तकलीफ लेगा उसकी पूरी जिंदगी अच्छी लगेगी। तो आज अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन लेते हो तो जिंदगी में रिग्रेट नहीं हो, और अगर आज आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हो तो जिंदगी पर पेन ऑफ रिग्रेट रहेगा। काश उस समय मैंने इतनी मेहनत थोड़ी और कर ली होती, काश उस समय मैंने ये कर लिया होता। अपनी औलादों को स्टोरियां सुनाओगे, तेरे पापा या तेरी मम्मी ये करते तो वो हो जाता, तो बेटा वो जिंदगी भर का रिग्रेट हो जाता है। और बेटा ये वाला दर्द बहुत बड़ा होता है। अभी का जो 1 साल का दर्द है ना बेटा, वो छोटा है, लेकिन पूरी जिंदगी जो रिग्रेट होता है ना कि काश काश काश, ये काश बड़ा परेशान करता है, बहुत मीठी मीठी तकलीफ देता है ये काश। तो बेटा आज डिसिप्लिन रहोगे तो कल रिग्रेट नहीं होगा, आज डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो पूरी जिंदगी रिग्रेट होगा। तो बेटा स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ। सर ये कैसे बनता है? तो बेटा आप क्या करते हो, फिक्स टाइम टेबल बनाते हो कि 2 घंटे ये करूंगा, 2 आवर ये करूंगा, 2 आवर ये करूंगा, 2 आवर ये करूंगा, 2 आवर ये करूंगा। अरे क्या करेगा तू? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बोटनी? अरे नहीं रे बेटा, स्मार्ट टाइम टेबल ऐसे बनता है, रात को प्लानिंग करो, नाइट में नेक्स्ट डे की, नाइट में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो। मैंने कहा ना प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या कि भैया कल फिजिक्स में चैप्टर खत्म हो रहा है, फिजिक्स में चैप्टर ओवर होगा, तो बेटा फिजिक्स में चैप्टर ओवर होगा तो बेटा इसका मैं डीपीपी कर लूंगा कंप्लीट, मॉड्यूल करूंगा या बुक करूंगा, मान लो बुक करूंगा, मॉड्यूल करूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है, मॉड्यूल करूंगा। तो बेटा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो फिजिक्स को 3 to 4 आवर दिए, डिपेंडिंग अपॉन जितने टाइम में सारा काम कंप्लीट होगा, तो उस दिन बेटा फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगेगा। और पता पड़ा केमिस्ट्री के सेकंड टर्न चल रहा है, स्टार्ट हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है, तो बेटा जस्ट स्टार्टिंग लेक्चर है, तो इसमें टाइम बच जाएगा, तो इसका आधे घंटे में ही रिवीजन हो गया, तो केमिस्ट्री का 1.5 घंटा फिजिक्स में काम आ गया। तो बेटा वेरिएबल टाइम टेबल बनेगा, उसकी प्लानिंग एक दिन पहले नाइट में करो। आप क्या करते हो, पूरे सप्ताह का टाइम टेबल फिक्स बना लेते हो, फिर वो रोज फाड़ के डस्टबिन में जाता है। कमेंट करके बताओ कितने बच्चों के टाइम टेबल से डस्टबिन भर गया। याद है बार बार बनाते हो, 1-1, 2-2 घंटे तक तो टाइम टेबल बना बना के फाड़ के फेंकते रहते हो। तो एक सप्ताह का, एक महीने का कोई टाइम टेबल नहीं बनता। हर रात को अगले दिन का टाइम टेबल बनेगा कि कल ये करेंगे, क्योंकि उस दिन आपको पता होगा आज क्या क्या चीजें कंप्लीट हुई और कल क्या होने वाला है। तो आज और कल का पता रहता है, परसों का किसी को नहीं पता, ठीक है। तो बेटा जिस सब्जेक्ट में ज्यादा वर्क की जरूरत है वहां उस दिन टाइम बढ़ जाएगा, पर फिर केमिस्ट्री वीक नहीं, किसी दिन फिजिक्स में जस्ट स्टार्ट होगा तो फिजिक्स को आधा घंटा, और केमिस्ट्री का चैप्टर हो जाएगा तो 3-3.5 4 घंटे केमिस्ट्री को मिल जाएंगे। तो बेटा चिंता मत करो, वो एक दूसरे के टाइम छीनते रहेंगे और देते रहेंगे, ऐसे ही जूलॉजी बॉटनी में, ठीक है। तो जिसमें चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको कम ज्यादा टाइम की जरूरत है, और जिसमें स्टार्टिंग चल रही है, बेसिक चल रहा है, उसमें कम की जरूरत है, वो वेरी करेगा। अच्छा अब ये जो प्लानिंग कर लोगे तो अगले दिन मॉर्निंग से ही एनर्जी से लग जाओगे। बेटा मॉर्निंग से ही आपको पता होगा किस रास्ते जाना है। रात को प्लानिंग कर ली तो सुबह से आप यूं ऊंगोगे नहीं, पता पड़ा ब्रश कर रहे हो 9 बजे तक नहीं। तो बेटा क्या मैं बोल दूं, मॉर्निंग से ही एनर्जी रहेगी, एनर्जी से डायरेक्शन प्रॉपर रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। तो बेटा मॉर्निंग से ही एनर्जी भी रहेगी और डायरेक्शन भी रहेगी काम करने की, और जब हमारे पास डायरेक्शन होती है तो हम ढंग से काम कर पाते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए बेटा मैं 3-4 दिन तक तो बेटा ये सिर्फ लिखा कि क्या क्या बताना है तुम्हें, तो जब डायरेक्शन सेट हो गई तो 1 सेकंड में देखो ये वीडियो रिकॉर्ड होना चालू हो गया। बाकी मैं रोज आ रहा था और बिना लिखे बिना प्लानिंग के काम चालू करता, फिर मजा नहीं आता, वापस बंद कर देता। तो बेटा डायरेक्शन शुड बी प्रॉपर, ठीक है। तो बेटा डिसिप्लिन से काम करो, रेगुलर क्लास लो, रेगुलर डीपीपी नोट्स करने ही करने हैं, बुक में और मॉड्यूल में डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक, और करोगे वो सब टाइम लिमिट में करोगे ताकि प्रैक्टिस होगी, इजी क्वेश्चन छांटने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है।
और टाइम टेबल स्मार्टली बनाओगे ताकि कोई टाइम वेस्ट नहीं हो और अगले दिन एनर्जी से सारा काम करो। वेरिएबल टाइम टेबल होगा, ये टाइम टेबल वेरिएबल होगा, वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन किसमें क्या हुआ। और रेगुलर टेस्ट दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के नंबर कम आते, वो टेस्ट देना बंद कर देता है। आंखें बंद करने से ऐसा नहीं है दुनिया आपको नहीं देख रही है। अगर नंबर कम आ रहे तो उसको एक्सेप्ट करो, गलतियों को स्वीकार करो और गलतियों पे काम करो। इस दुनिया की सबसे टफ टास्क है अपनी गलती को मानना, और दूसरी सबसे टफ टास्क है इंप्रूव करना। दो दुनिया के सबसे कठिन काम है, एक अपनी गलती को स्वीकार करना, दूसरा उस गलती को रेक्टिफाई करना या इंप्रूवमेंट लाना अपने। ये दो दुनिया के सबसे कठिन काम है। तो बेटा जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार है और स्वीकार करके उसको सुधारने के लिए तैयार है, वो बहुत आगे बढ़ता है। तो बेटा टेस्ट आपको अपनी गलतियों का एहसास कराता है, तो रेगुलर टेस्ट दें, टेस्ट से कतराए नहीं, चाहे कितने भी नंबर आए टेस्ट दें और नीट की टाइमिंग पे दें। आप जिस भी कोचिंग में हो वहां टेस्ट 2 से 5 ही लिया जाएगा, और आप अगर घर पे भी टेस्ट देते हो तो 2 से 5 ही दो। 2 to 5 बता दिया मैंने ये। और बेटा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखो। इसकी जरूरत अभी तो नहीं पड़ती है, स्टार्टिंग में, बाद में पड़ती है। क्योंकि कई बच्चे सेकंड थर्ड ड्रॉप ले रहे होते हैं, कई बच्चों की फैमिली मना करती फिर भी उन्होंने ड्रॉप लिया हुआ होता है। तो चारों तरफ से प्रेशर होता है, तू नहीं कर पाएगा, तूने बर्बाद कर रहा है घर वालों को, ये कर रहा है ना, हमने तो पहले ही मना किया था, तूने क्यों किया। तो बेटा बहुत नेगेटिव थॉट्स देती है दुनिया, और उसकी वजह से हमारे अंदर की एनर्जी कम होती जाती है समय के साथ। तो बेटा हमारी जो ज्वाला जल रही थी पहले दिन, वो लो कम होते होते तो फाइनली बुझ ना जाए। तो बेटा ऐसे लोगों से बात मत करो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो। दूर रहो, फोन मत उठाओ, या उनको ये बोल दो कि आप तैयारी नहीं। जो आपको नेगेटिव में डालते हैं उनको बोल दो हमने कॉलेज ज्वाइन कर दिया, मैं तो कॉलेज जाता हूं, मैं तैयारी नहीं कर। उनसे अपनी कोई बात ही शेयर मत करो ताकि आपको नेगेटिविटी। बेटा जब आपने डिसीजन ले ही लिया तो कम से कम एनर्जी से तो काम करें। तो बेटा अपने चारों तरफ पॉजिटिव। बेटा मैं तो ऐसा था, छोटा था ना, जब कोई चीज नहीं समझ में आती थी 2 बार 3 बार पढ़ता था, अब नहीं समझ में आई और एग्जाम पास आता था तो मैं स्टेपल कर देता था उन पेजेस को। जो पेज समझ में नहीं आते थे उनको स्टेपल कर देता था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पर इससे क्या होता था, वो आ तो नहीं जाएगी आपको। बेटा मैंने ट्राई कर ली, जितना समझ में आना था आ गया, नहीं आ रहा था बाकी। अब मैं जब पेज पलटता हूँ रिवीजन में तो मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि सारे वही पेज दिखते हैं जो मुझे आते हैं। इससे मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंस से जाता हूं, और जो मुझे आता है वो ढंग से करके आ जाता हूं, और जो पेज स्टेपल थे उनमें से जितनी चीजें मुझे आई वो करी आता हूं, जो नहीं आई वो गलत होती है, पर कम से कम जो आता है वो सही तो करी आता हूं। तो पॉजिटिविटी इज मस्ट। अब मैं रिवीजन करूं और मेरे सामने वो पेज आए जो मुझे नहीं आते हैं, तो जो आता है वो भी हड़बड़ाते हुए गलत करी आऊंगा। तो पॉजिटिविटी रखो, चारों तरफ एक ऐसा एटमोस्फियर बना के रखो जो आपको पॉजिटिविटी। आपके रूम के अंदर आपके जो अचीवमेंट्स है उनकी तस्वीरें लगी हुई है। आपको कोई मेडल मिला, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला, आपको कहीं पर प्राइज मिला, वो सारे सजाओ रूम में। छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे जो होते हैं ना आपके अचीवमेंट, उनको एंजॉय करो, तब आउटपुट आता है बेटा। ठीक है। अच्छा रिवीजन जब, अब बेटा जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, अभी तो नहीं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर हो जाएंगे, तो फिर बेटा जो चल रहा है वो भी पढ़ना है, और टेस्ट में जो पुराना आ रहा है उसको भी रिवाइज करना। तो आधा बिस्किट हाथ में और आधा बिस्किट दूध में वाली सिचुएशन। अब हाथ का बिस्किट खाऊं या दूध वाला निकालूं, बड़ा टेंशन में आ जाता। तो कई बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट में पुराना सिलेबस रिवाइज करने के लिए करंट वाला छोड़ देते हैं। बेटा टेस्ट में जो पुराना आ रहा है, टेस्ट के लिए पुराना पढ़ने के चक्कर में, के लिए पुराना रिवाइज करने के चक्कर में, करंट जो चल रहा है वो क्लासेस छोड़ देते हैं। ये दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं, के चक्कर में करंट क्लासेस छोड़ देते हैं। ये बर्बाद होंगे, क्योंकि इन्होंने जो क्लासेस छोड़ी है वो फिर कहां से पढ़ोगे। जो कॉन्सेप्ट क्लास में सर ने करा दिया वो वीक हो गए। बच्चा सोचता है बाद में कर लूंगा टेस्ट के बाद। बेटा बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। सबसे बड़ा रोग ऑनलाइन का बैकलॉग, सबसे, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, सबसे बड़ा रोग बैकलॉग, सबसे बड़ा रोग बैकलॉग। तो जिसका बैकलॉग आ गया बेटा समझ लेना उसने अपने ऊपर पत्थर बांध दिया, और पत्थर बांध के तैर रहा है वो।
तो डूबना तय है उसका। तो बैकलॉग मत आने दो। बैकलॉग एक ऐसी बेटा दीमक की तरह है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। ये दीमक है, दीमक, दीमक जो पता ही नहीं पड़ता और खोखला कर देता, पूरे दरवाजे दीवारें सबको खोखला कर देता, दीमक है ये बैक। तो रिवीजन के लिए करंट स्टडी ना छोड़े। सर हमारे टेस्ट में पुराना आ रहा, पहले तू जो चल रहा है, जो सर ने आज क्लास में कराया वो कंप्लीट कर, फिर जितना समय बचे उसमें रिवीजन कर। आधा घंटा बचा है तो फटाफट आधे घंटे में रिवाइज कर, इससे तेरी क्विक रिवीजन की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो रिवीजन बेटा जो टाइम बचेगा उसके अंदर करना है, पूरा वापस नहीं पढ़ना है। और बेस्ट रिवीजन का तरीका क्या है? तो सर स्मार्ट रिवीजन करो, बेस्ट रिवीजन का तरीका क्या है? तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ क्लास नोट से रिवाइज करे। बच्चा रिवीजन में पूरी डीपीपी वापस करने लग जाता है, बुक के क्वेश्चन वापस करने लग जाता है। अरे मूर्खों, जब आपने डीपीपी और बुक के क्वेश्चन किए थे तब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गए। बेटा क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बनाते हैं, डीपीपी बुक या मॉड्यूल के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करना सिखाते हैं। तो जब आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी थी बुक से और डीपीपी से, तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गए, वो जो फॉर्मूले थे वो आपके दिमाग में सेट हो गए। तो फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो चुका है, कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आ गए, और बेटा डेटा के साथ खेलना आपको आ गया, और उस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन नीट में बनते वो आप सीख चुके। तो बेटा आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, और वो है क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स के पन्ने पलटने हैं रिवीजन में, जितनी मेहनत करनी है वो अभी करो। चैप्टर चल रहा है तब डीपीपी मॉड्यूल बुक वो उस समय करो, रिवीजन के समय कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको देखने पन्ने पलट के, और जो थ्योरी के रटने वाले पॉइंट है वो देखो। वैसे थ्योरी में फिजिक्स में तो रटने वाले पॉइंट कुछ है नहीं, तो क्वेश्चनों से पूरी थ्योरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, और बेटा इसमें पीवाईक्यू भी करने हैं, डीपीपी एंड पीवाईक्यू मस्ट है। पीवाईक्यू कितने? लास्ट 35 ईयर के, 35 ईयर के, तो 35 साल के पीवाईक्यू भी करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ। एक रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट, डीपीपी और क्लास नोट्स के क्वेश्चन 100% करने, मॉड्यूल और बुक में से जो टॉपिक का वेटेज है उस हिसाब से काम करो। स्मार्ट टाइम टेबल एक दिन पहले रात को बनाओ, वेरिएबल टाइम टेबल बनेगा, सुबह उठते ही एनर्जी से लग जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, अगर एनर्जी होगी तो डिसिप्लिन से काम करोगे ताकि रिग्रेट जिंदगी में ना हो। और बेटा टेस्ट में जो मिस्टेक करी है उस पर काम करोगे, और मिस्टेक्स को इंप्रूव करोगे, और सारा टाइम लिमिट में करोगे, और चारों तरफ पॉजिटिव एटमोस्फियर रखोगे, नेगेटिव लोगों को मुंह नहीं लगाओगे, उनको अपनी कोई प्लानिंग नहीं बताओगे। उनके लिए आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। ठीक है, जो अच्छा बच्चा या जिसने सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया, अच्छा बच्चा नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एक बार नीट दे दिया, अच्छा बच्चा तो वो है जिसने अब चालू करी है। ठीक है, तो फालतू की बात नहीं करनी है। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो फुल सिलेबस टेस्ट देखे अपने अपने माइनस पॉइंट पता लगाएंगे कि हमारे नंबर कम आ रहे, तो उसका रीजन सिली मिस्टेक है, या हमें कुछ नहीं आता है, या पेपर छूट रहा है। पेपर छूट रहा है तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखो, पेपर अटेम्प्ट करना सीखो। सिली मिस्टेक हो रही है तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, अंडरलाइन करो, चारों ऑप्शन पढ़ो, और अगर जो चीजें नहीं आती उन पे काम करो। एक सिस्टम को फॉलो करना है, अपनी कटी पतंग की तरह हवा में नहीं उड़ना है। 2-4 हजार रुपए के कोर्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सिस्टम आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, उसके प्लानर को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान करो। और बेटा कुछ अगर पहले करना है तो शुरू में जब बेसिक चल रहा है जो तुम्हें आता है शुरू का, तो उस महीने में पीछे वाला करो ताकि सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, और दिसंबर के बाद आपकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी 4 से 6 पर मंथ कर लो, 6-8 टेस्ट पर मंथ, हर वीक में 2 टेस्ट दो, जनवरी फरवरी मार्च में अप्रैल में, तो 4 महीनों में धमाधम कम से कम 20-25-30 टेस्ट दे चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम लिमिट में करोगे, वही चीज एनसीईआरटी के रिलेवेंट क्वेश्चन करोगे, और आगे आगे भागोगे नहीं, है ना, नहीं तो सिस्टम से पीछे छूट जाओगे। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप अब मुझे रैंक देने वाले हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं रैंक। अच्छा, इररिलेवेंट स्टडी ना करें, एक बात और, कई बच्चे क्या जोश जोश में अनपेशेंट, है ना। अच्छा, नोट्स शॉर्ट में बनाओ। सर कैसे? जैसे पूरी लैंग्वेज लिखी है, इधर देखो बेटा, पूरी लैंग्वेज लिखी है, एक कोयल जिसका एरिया, है ना, मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश, जिसका एरिया ए बराबर ये है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
ई बराबर इसमें रखिए, तो आप शॉर्ट में लिखो ए बराबर दिस एंड ई बराबर, बस ये दो ही तो बातें थी, शॉर्ट में लिखो। और पूछा क्या है वो लिख दो, देन 5e। वो एंगल भी दिया होगा, तो जो भी दिया ऐसे लिखो, इससे आपके नोट छोटे बनेंगे, कॉपी कम भरेगी, तो रिवीजन में डर नहीं लगेगा। नहीं तो आपके पता पड़ा 20-20 कॉपियां भर देते हो, 10-10 कॉपियां भर देते हो, रिवीजन के समय ढेर हो जाते हो। तो बेटा शॉर्ट एंड स्वीट काम होगा, है ना। तो बेटा जर्नलिस्ट जैसे लिखते हैं ना, पिन पॉइंटेड बातें वो लिखो, ठीक है सर। इररिलेवेंट स्टडी ना करें। पर पेपर टफ आया था 2025 का, तो बच्चा अंट शंट जेई एडवांस के कुछ भी क्वेश्चन किए जा रहा है। तो बेटा जो है जिससे ही चले जाओगे, पहले बेसिक ढंग से करो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, ठीक है। इररिलेवेंट स्टडी ना करें और पेपर अटेम्प्ट करना सीखें, ठीक है। चलो, धन्यवाद मेरे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि रैंक कैसे बनेगी, नीट में सिलेक्शन कैसे होगी। ठीक है, दोनों तरीके के बच्चे, एक जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और एक जो जीरो से पढ़ेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट।